सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, मोहन भागवत जी का एक बयान आया था जहां पे उन्होंने मणिपुर के ऊपर बात करी और बीजेपी के ऊपर भी बात करी थी। उसी के ऊपर डिबेट हो रही है दोस्तों कि क्या अंदरूनी इंटरनल लड़ाई चल रही है बीजेपी और आरएसएस के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। देखिए वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और विनोद अग्निहोत्री ने क्या कहा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आशुतोष, सरकार चल पाएगी? आपका असेसमेंट क्या कहता है? ये तो आप नागपुर में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी बैठे हैं, वही सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्योंकि कल जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हो रहा था और कैबिनेट की बैठक हो रही थी, ठीक उसी वक्त मोहन भागवत ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की है। और मुझे याद नहीं पड़ता कि के सुदर्शन के बाद किसी आरएसएस प्रमुख ने अपने प्रधानमंत्री पर इतनी तीखी टिप्पणी की। और जिनको इस बारे में कंफ्यूजन हो, एक बार उनका जो उद्बोधन है तो दोबारा सुन लेना चाहिए। कई बार उन्होंने लोकसभा के चुनाव का जिक्र किया, तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया वो क्यों बोल रहे थे, किस लिए बोल रहे थे, उसके पीछे का कारण क्या है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि मर्यादा का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि अहंकार, स्वयंसेवक में अहंकार नहीं होता, जिसमें अहंकार होता वो स्वयंसेवक नहीं होता। ये टिप्पणी किसके लिए है ये बहुत स्पष्ट, मतलब कोई बट परंतु लेकिन का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया और एक जो तलखी उन्होंने दिखाई कि जिस तरीके से चौथे राउंड के समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब ये कहा कब बीजेपी सक्षम हो गई है, उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो ये पीड़ा भी कहीं ना कहीं मोहन भागवत ने स्पष्ट की है कि जो मातृ संगठन है जिसकी वजह से बीजेपी का वजूद है, अगर बेटा कितना भी बड़ा हो जाए वो मां को अगर डिसोन कर देता है तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर उस पार्टी को कौन लोग चला रहे हो, किस तरीके से चला रहे हो। मोहन भागवत 20 मिनट का है और हर आदमी को उसको सुनना चाहिए। तो आज की तारीख में उसके बाद ऑर्गेनाइजर में एक लेख आता है और उस लेख को लिखते हैं रतन शारदा, जो टीवी चैनल्स पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 10 साल से लगातार लड़ रहे थे। और जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने अपने लेख में किया है उसको भी पढ़ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और नेता ये पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना मुनासिब नहीं समझते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज की तारीख में 2 संघ है, एक नरेंद्र मोदी की संघ है, दूसरा भागवत का संघ। और जो लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं और बहुत शिद्दत के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जो लगातार बीजेपी को मजबूत करते रहे और उनकी वजह से बीजेपी है, उनके मन में एक पीड़ा है। और वो पीड़ा किस दिन ज्वालामुखी बनकर फटेगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इस चुनाव में आरएसएस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बिना संघ की मदद के चुनाव में बहुमत का आंकड़ा नहीं पाएगी। आप इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं आशुतोष। आप ये कहना चाह रहे हैं 303 से 240 पर बीजेपी आई है तो उसमें आरएसएस का नॉन कोऑपरेशन भी बड़ा फैक्टर है। आपको याद होगा मानक जी, जब पहले राउंड की वोटिंग हुई तो सबने कहा यह वोट परसेंटेज क्यों गिरा, उदासीनता क्यों दिखाई पड़ी, भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख थे वो क्यों नहीं पूरी सक्रियता के साथ जुड़े हुए थे। ये सवाल पहले राउंड के समय से उठ खड़ा हुआ और बहुत सारे लोग इस बारे में कह रहे थे। उसके बीच में अगर नड्डा साहब का यह बयान आता है कि अब हम सक्षम हो गए हैं, क्या नड्डा साहब ये बयान बिना ऊपर पूछे उन्होंने बयान दिया होगा? नड्डा आरएसएस के स्वयंसेवक रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं। उनके इस स्टेटमेंट का मतलब है, इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तय कर लिया इस चुनाव के दौरान कि उसका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, अब वो आरएसएस से स्वतंत्र हो चुकी, मुक्त हो चुकी है। तो ये बहुत गंभीर डेवलपमेंट है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो फिर इस सरकार का भविष्य ज्यादा नहीं है। ये एनडीए की सरकार है। और एनडीए की जो सेंसिटिविटी होती, जो संवेदनशीलता होती है, उसका पालन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे तक करना पड़ेगा। अभी तक एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया है कि पूरी बातचीत के दौरान अभी खाली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बंटवारा हुआ है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र से आवाजें आ रही हैं और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अगर भारत और पिछले आने वाले 3-4 महीनों के अंदर वहां चुनाव है, हरियाणा के चुनाव है, और अगर इन दोनों राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं गलती से अगर हारती है तो फिर इस सरकार का भविष्य भी तय हो जाएगा। लोगों की भगदड़, राजनीति में लोगों की भगदड़ कब शुरू हो जाती किसी को पता नहीं चलता। ओके, कांग्रेस का उदाहरण है। ओके, विनोद अग्निहोत्री। और विनोद जी, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हैं जो रायबरेली पहुंचे जी। अभी गले मिलते हुए बड़ी दिलचस्प तस्वीर भी थी। मैं चाह रहा हूं यहीं से शुरू करिए आप, क्योंकि आप तो उत्तर प्रदेश, अमेठी, रायबरेली को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ये मान लिया जाए जैसे किशोरीलाल शर्मा ने संकेत दिया कि वो रायबरेली रखें और वायनाड छोड़ दें, लगभग यही होने वाला है। नहीं, वैसे जैसा भी अजय उपाध्याय कह रहे थे कि ये बड़ा असमंजस वाला प्रश्न है, क्योंकि राहुल गांधी जब अमेठी से हारे थे तब रायबरेली ने उनको, वायनाड ने उनको संसद में भेजा था। और ऐसे में जिस वायनाड ने, जिस केरल ने उस संकट के समय राहुल गांधी का साथ दिया, उसको छोड़ना एक सवाल। और दूसरा, वो जो रायबरेली की विरासत उनकी माता जी ने सौंपी है उनको, सोनिया गांधी ने, जो इंदिरा गांधी से लेके वह सोनिया गांधी होते हुए राहुल गांधी तक आई है, उसको छोड़ना ये बहुत ही कठिन प्रश्न है राहुल गांधी को तय करना कि किसको छोड़ेंगे और किसको रखेंगे। जब सोनिया जी ने कहा था अपना बेटा सौंप रही हैं। और अब दूसरा ये है कि अगर वो दोनों में से कोई एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी, संवैधानिक बाध्यता है, तो जो सीट छोड़ेंगे वहां से लड़ेगा कौन? प्रियंका गांधी की चर्चा चल रही है। प्रियंका गांधी की चर्चा चल रही है, घोषणा तो नहीं हुई, अजय ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, पार्टी का मामला है इनकी। लेकिन वो तभी वो सीट रिटेन हो पाएगी अगर प्रियंका लड़ेंगी, वरना लोगों में एक प्रतिक्रिया होती है कि जो सीट आप छोड़ते हैं तो उसको लेके एक थोड़ा सा लोगों को दुख होता है, और खासकर रायबरेली में ज़्यादा हो जाएगा। वायनाड में सरकार है लेफ्ट की, बीजेपी की सरकार नहीं है, लेफ्ट इंडिया गठबंधन का सहयोगी दल है, भले ही केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। अगर वायनाड छोड़ेंगे तो वहाँ लेफ्ट को एक कहने का मौका मिलेगा, देखिए हम तो पहले ही मानते थे। लेकिन फिर भी अगर प्रियंका गांधी वहाँ से लड़ेंगी तो जीत जाएंगी। रायबरेली का मामला बड़ा संवेदनशील है, अगर रायबरेली छोड़ी उन्होंने तो फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा देगी उस सीट को रिटेन करने में, उस बाई इलेक्शन को। पर प्रियंका लड़ी तो फिर तो उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी चुनाव बड़ा कांटे का हो सकता है, क्योंकि रायबरेली के लोग आप जानते हैं, बड़े उत्तर प्रदेश के लोग जो है उनका स्वभाव, कब उनके अंदर अचानक जो है राम भक्ति जग जाए और कब वो संविधान की तरफ चल दें, बड़ा भरोसा जो है। लेकिन मैं सरकार के बारे में जो बात आशुतोष ने जो बात कही, मैं वहीं से कहना चाहूँगा कि जब तक ये सरकार एनडीए सरकार रहेगी तब तक ये चलती रहेगी। जब सरकार बीजेपी की सरकार बन के काम करना शुरू करेगी तो दिक्कत आएगी, क्योंकि जाहिर है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अगर 6 साल चली तो चूंकि एनडीए सरकार थी, इसे चलती रही गठबंधन की। कोई भी गठबंधन होता है उसमें घटक दल, सहयोगी दल जो होते हैं वो एक सीमा तक तो बड़े दल की बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि उनके अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, उनके राजनीतिक हितों पर आंच आ रही है, तो फिर निश्चित रूप से वो फैसले लेने लगते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक अपने सहयोगी दलों को एकोमोडेट करके चलेंगे तब तक सरकार चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंत्रिमंडल की शक्ल देखकर तो विनोद जी ऐसा लगता है कि फिलहाल बीजेपी ने अपने हिसाब से ही मंत्रिमंडल बनाया है, सहयोगियों को एकोमोडेट तो जरूर किया है, लेकिन सहयोगियों का प्रेशर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। नहीं, निश्चित रूप से तो बिल्कुल लग रहा है, निरंतरता वाली सरकार है। लगभग सभी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, सारे पुराने मंत्री लगभग उन्हीं पर हैं, कुछ के थोड़ा बहुत हेरफेर थोड़ा बहुत किया गया है, नए मंत्रियों को विभाग दिए गए हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, एक जो गंभीर प्रश्न जो आशुतोष ने उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि संघ और भाजपा के रिश्तों का, वो एक, क्योंकि संघ ताकत ही नहीं है भारत, भाजपा की विचार गंगोत्री भी संघ है। हिंदुत्व का जो विचार है, जो मूल है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी विचार गंगोत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और संघ पे जिस तरह से पहले नड्डा जी का बयान आया इंटरव्यू में कि हमें संघ की ज़रूरत नहीं है, हम मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, ग्रो कर चुके हैं। दूसरा जो भागवत जी का कल का जो उद्बोधन है, तो कहीं ना कहीं ये जो तलखी हमको उस समय जब अटल जी की सरकार थी तब सुदर्शन जी और अटल जी की सरकार के बीच में दिखाई पड़ी थी। बहुत खुल के सुदर्शन जी बोलने लगे थे, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, सुदर्शन जी, संघ के तमाम दिग्गज। अब अगर भागवत जी बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात गहरी है। और एक बात मैं बताऊँ आपको, जिस तरह से बहुत जैसे नतीजे आए और नतीजे आते ही तुरंत एनडीए के नेताओं की बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के नेता चुना गया, और उसके तुरंत बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, जो कि पहली बार हुआ ऐसा।
आमतौर पर पहले बड़ी पार्टी के संसदीय दल की बैठक होती है, फिर नेता चुना जाता है, फिर सहयोगी दलों के साथ बैठक होती है। लेकिन इस बार सीधे एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई और उसमें भाजपा और एनडीए के सारे सांसद बैठे और सांसद ही नहीं बैठे, मुख्यमंत्री भी आए, कुछ गैर सांसद भी आए, पूरी एक तरह से एनडीए की विस्तारित बैठक थी और उसमें प्रधानमंत्री जी को नेता चुना गया। तो ये एक प्रक्रिया अलग तरीके से हुई। तो क्या ये संघ का दबाव ना आए, जो जिसकी चर्चा थी, जो भी किशोर तिवारी जी भी थोड़ा संकेत कर रहे थे, क्या उससे बचने के लिए किया गया, या कोई नई परिपाटी जो है लोकतंत्र में हो सकता है सहयोगियों को और देश में भी ये दिखाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए, या सहयोगियों के बाहर जाने खतरा था क्या जल्द छूटने का? ये भी जैसे केसी त्यागी कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद को ऑफर दिया था इनको, नीतीश कुमार को, त्यागी जी गलत थोड़ी बोलेंगे। तो क्या ये सारी गतिविधियां चल रही थी और कहीं सहयोगी छिटक न जाए, इसलिए सारा सब कुछ जल्दबाजी में किया गया? ये अनुत्तरित प्रश्न है। या फिर ये मैसेज देने की भी कोशिश हो सकती है कि हम तो देखिए एनडीए एक परिवार है और एक नेता सब मिलकर चुन रहे हैं। नहीं, ये तो तब भी हो सकता था कि पहले बीजेपी का चुन लेते, जैसे अटल जी को चुना गया था। दोनों बार अटल जी। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ आशुतोष बोलिए। देखिए, मानक नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन के निर्विवाद तौर पर नेता हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उनके नेतृत्व को आज की तारीख में ना तो अंदर से कोई चुनौती ना बाहर से कोई चुनौती है, यह स्पष्ट है। तो लेकिन एक चीज हमें भूलना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी भी जब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो उनके नेतृत्व को भी कोई चुनौती नहीं थी। लेकिन जब 2002 के आसपास के शुरू हो गया कि अटल बिहारी वाजपेयी को हटा के लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो विनोद जी को अच्छी तरीके से याद होगा कि उस वक्त के सुदर्शन, एचपी शेषाद्री और मदन दास देवी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और साथ ही साथ वेंकैया नायडू, इनकी 2 घंटे तक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कुछ चीजें तय की गई, तब सरकार स्मूथ रूप से चली। मैं जो कह रहा हूं कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं। जो इसको नहीं मानेगा वो बेवकूफ होगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो, चाहे मेरे जैसा पत्रकार हो। लेकिन अगर यह कहा जाए कि ये सरकार तनाव में नहीं है और प्रेशर में नहीं है, बहुत अच्छी बात होगी कि ये सरकार लगातार प्रेशर में रहे, क्योंकि जब प्रेशर में रहेंगे तो आप अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। जब आप प्रेशर में नहीं रहेंगे तब एलाइज आपसे भटकने की कोशिश करेंगे। ये 2014 वाली सरकार नहीं है, 2019 वाली सरकार नहीं है। तो अगर सरकार प्रेशर में है तो ये इस सरकार के लॉन्गेविटी के लिए और 5 साल चलने के लिए शुभ संकेत। लेकिन अगर प्रेशर में नहीं है, एक तरफा फैसले होंगे, तब मान लीजिए सरकार ज्यादा दिन नहीं चले। तो दोस्तों, आप लोगों ने दोनों ही को सुना। आप लोग क्या सोचते हो, किस हद तक के लोग सही बोल रहे थे, क्या गलत बोल रहे थे? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।